टोटल रिवर्सल ऑफ द हार्ट डिसीज सॉल्यूशन में आपको प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट खाना है, अल्कलाइन डाइट, रो फूड खाना है 50%, 50% आपको कुक फूड खाना है, आपको फ्राइड फूड अवॉइड करना है, आपको फास्ट फूड अवॉइड करना है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, आपको बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खानी है जैसे पेस्ट्री, केक्स, आपको आइसक्रीम या दूध की सैचुरेटेड दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, आपको पापड़, अथाना, पोटैटो चिप्स अथवा बाज़ार में जो पैकेजिंग में फ्रूट जूस मिलते हैं वो नहीं लेने हैं। रियल के मिलते हैं वो फुल ऑफ शुगर होते हैं, तो इसको अवॉइड करना है। आपको शुगरी स्वीट्स बंद कर देने की है टोटली। तो एबनॉर्मल डाइट बंद करना है, आपको नॉन वेज बंद करना है टोटली, और नॉर्मल डाइट को अडॉप्ट करना है, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट। आप मल्टीग्रेन आटा वाली रोटी खाइए, सब्जी खाइए, तेल के यूज़ में वघार फ्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑलिव ऑयल अथवा सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कीजिए 1 चमची पर डे। फ्राइड फूड मत खाइए जैसे गांठिया, समोसा, भजिया, वो अवॉइड कीजिए। आपको हृदय रोग रिवर्स करना है तो बाकी तो सब चलता है, फिर दवाइयाँ खानी पड़ती है। लाइफस्टाइल में आप वॉकिंग करिए एवरी डे, भूखा पेट, या अथवा साइकिलिंग करिए, जितना आपसे हो सके इतना वॉकिंग करिए, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग। मीन्स आपको पसीना आना चाहिए, आपको सांस थोड़ी फूलनी चाहिए, ऐसा वॉकिंग करिए। आप सेडेंट्री लाइफ से दूर रहिए, स्मोकिंग, गुटखा से दूर रहिए, अल्कोहल से दूर रहिए। और जब रिवास्कुलराइजेशन, हृदय का लोही का प्रवाह, जो ब्लॉकेजेस हम बताते हैं डॉक्टर्स एंजियोग्राफी करके, उसका मेन इफ़ेक्ट होता है लोही का प्रवाह कम हो जाता है। ब्लॉकेजेस तो डॉक्टर का माइंड होता है, वो कोई मशीन नहीं बताता है, तो वो डॉक्टर का माइंड होता है। तो आप ब्लड टेस्ट अथवा थीलियम स्कैन, सीटी, कोरोनरी एंजियोग्राफी करा के, इकोकार्डियोग्राफी करा के अथवा टीएमटी करा के उसको आप वैल्यूएशन परसेंटेज की आप नक्की कर सकते हैं। फिर आप सर्जिकल इंटरवेंशन में आपको डायबिटीज़ है, किडनी डिसीज़ है, रिनल डिसीज़ है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी है, अथवा आपको बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी नहीं करानी है क्योंकि स्टेंट, मल्टीपल स्टेंट डालने के बाद भी लोगों को चेस्ट पेन रहता है, सांस फूलती है, स्टेंट स्टेनोसिस अथवा इलास्टिक रिकॉइल लॉस होने से, अथवा बाईपास के बाद भी लोगों को तकलीफ रहती है, तो ईईसीपी के लिए हमारे पास आते हैं। ईईसीपी हम ट्रेन प्रोटोकॉल से देते हैं, यूएसएफडीए अप्रूव प्रोसीजर है। हार्ट अटैक, मायोकार्डियल रिवास्कुलराइजेशन के लिए, क्रॉनिक एंजाइना के लिए, हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन पेशेंट्स जो हार्ट फेलियर जिसका पंपिंग कम है, वो पेशेंट्स आते हैं और उनको ऐसी फीलिंग होती है कि ईईसीपी से मेरा पंपिंग एकदम बढ़ जाएगा। लेकिन ईईसीपी का मेन काम है एंजियोजेनेसिस एंड आर्टेरियोजेनेसिस। ब्लॉकेज वाली आर्टरी के आसपास नई नई रक्तवाहिनियाँ बनती है, स्टेम सेल से नई नई रक्तवाहिनियाँ बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रेशन से नलियाँ डायलेट होती है, और जो डॉर्मेंट अवस्था में वेसल्स होती है वो भी खुल जाती है। लेकिन माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर ब्लड फ्लो बढ़ता है, मायोकार्डियल परफ्यूजन डिफेक्ट कम हो जाती है, मीन्स ब्लड फ्लो बढ़ता है। लेकिन कई पेशेंट्स में स्टेंट लगाए हुए होते हैं, तो जो डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन होता है वो पूरा सफिशिएंट होता नहीं है स्टेंट लगाए हुए पेशेंट्स में। तो कभी ऐसे पेशेंट्स में जो इजेक्शन फ्रैक्शन स्टेंट के बाद या हार्ट अटैक के बाद कम हुआ, वो एकदम से बढ़ता नहीं है। जैसे नॉर्मल पेशेंट्स को आप ईईसीपी दोगे तो 40% पंपिंग होगा, तो वो पूरा बढ़ के 7% हो जाएगा। लेकिन जिनको स्टेंट लगाए हुए हैं अथवा जिसकी बाईपास किया हुआ है, उनको सडनली पंपिंग बढ़ेगा नहीं, लेकिन
उनको फ़ायदा ये है कि उनकी रीजियोनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी ख़त्म हो जाएगी, दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली काम करने लगेंगे, मायोकार्डियल परफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा, उनकी एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाएगी, उनको चेस्ट पेन डिस्पनिया ऐसा कुछ नहीं होगा कम दवाइयों से। और ऐसे पेशेंट्स को फ्यूचर में हार्ट अटैक आता भी है तो उनको मालूम नहीं पड़ता है, मीन्स इतनी कोलेटरल्स खुल जाती है। तो पंपिंग बढ़ाना अकेला ईईसीपी का काम नहीं है। ईईसीपी डायस्टोलिक फंक्शन पहले इम्प्रूव करता है, रिलैक्सेशन का फंक्शन, देन वो सिस्टोलिक फंक्शन इम्प्रूव करता है, और ईईसीपी वॉल्यूम ओवरलोड कम करता है तो बीपी भी कम करता है। और दूसरा डायबिटिक और किडनी पेशेंट्स में वो फ़ायदा करता है, आपका इंसुलिन वगैरह कम कर देता है, सीरम क्रिएटिनिन कम हो जाता है। तो ईईसीपी से आप जैसे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में लॉन्ग सेगमेंट लीजन बताया जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ईईसीपी इज़ अ वेरी बेस्ट ट्रीटमेंट टू डेवलप कोलेटरल्स अराउंड द ब्लॉक वेसल्स, और नए रूट से ब्लड सप्लाई चालू हो जाता है। लेकिन जिनको पंपिंग बढ़ता नहीं है तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनका इंट्रिंसिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि उनको सांस फूलता नहीं है, उनको छाती में दुखावा मिट जाता है, माइक्रोवास्कुलर ब्लड फ्लो इतना मिलना चालू हो जाता है। लेकिन कभी कभी स्टेंट के बाद डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन में रुकावट आती है, स्टेंट कभी कभी ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन ईईसीपी पूरी तरह से कर नहीं सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा सीटिंग लेने पड़ते हैं, 50 से ज़्यादा सीटिंग लेने पड़ते हैं। और साथ में हमारी प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयाँ उनको ऐड करनी पड़ती है जो उनका आफ्टर लोड कम करे, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाए, ऐसी दवाइयाँ, पंपिंग बढ़ाए, ऐसी दवाइयाँ उनको ऐड करनी पड़ती है। उनकी रिदम मेंटेन करनी पड़ती है। तो ईईसीपी का आप एक चीज़ मान के चलिए कि वो रीवास्कुलराइजेशन के लिए आपके हृदय को भरपूर मात्रा में ब्लड मिलेगा। हृदय का पंपिंग बढ़ना न बढ़ना वो तो आपकी बॉडी की है जो स्ट्रक्चर है उस पर है, और आपने जो स्टेंट रखा है अथवा बाईपास किया है उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मल इंसान का पंपिंग 35% है तो ईसीपी लेगा तो 55-60% हो जाएगा, लेकिन स्टेंट वाले पेशेंट्स और बाईपास वाले पेशेंट्स का पंपिंग इतना जल्दी बढ़ता नहीं है। तो इनमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी इंट्रिंसिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत बढ़ जाती है तो वो लोग आराम से नेचुरल बाईपास डेवलप उनकी हो जाती है और आराम से ज़िंदगी जीते हैं कम दवाई से, और फ्यूचर में भी उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है। हाँ, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो आप दूसरी बार बाईपास कराने जाओगे तो फिर से आपको ट्रॉमा होगा। ईईसीपी में आप 4-5 साल बाद फिर से ईईसीपी का कोर्स ले सकते हो, कोई ट्रॉमा नहीं, आपका हार्ट फिर से रेज्यूनेट हो जाएगा। तो ईईसीपी इज़ अ टोटल सॉल्यूशन along with diet and walking and be stressless and take good sleep and be totally avoiding sedentary lifestyle, देन आप ईईसीपी ट्रीटमेंट का पूरा फ़ायदा उठा सकोगे। ईईसीपी ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है कि पंपिंग बढ़ा तो ही मेरे को ईईसीपी ट्रीटमेंट का फ़ायदा मिला। पंपिंग तो 60% वाले पेशेंट को भी डॉक्टर्स 99% बता देते हैं, तो उनको पहले से कोलेटरल्स खुली हुई होती है। लेकिन ईईसीपी से इंट्रिंसिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है और कोलेटरल्स जो ऑथेंटिसिटी से खुलती है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, हिपेटोसाइट रिच ग्रोथ फैक्टर, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह से वेसल्स डायलेट होती है, डॉर्मेंट वेसल्स खुल जाती है, नई नई कोलेटरल्स नलियाँ बनती है आजू बाजू, ब्लॉकेज के आजू बाजू, तो ब्लॉकेज वाली आर्टरी एकदम निष्क्रिय हो जाती है। तो वही तो चाहिए हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट में, आपको आपका हार्ट को ब्लड फ्लो भरपूर मात्रा में मिले, वही तो चाहिए। पंपिंग ये तो सेकेंडरी बात है।
कभी आपका डायस्टोलिक पंपिंग सुधरता है, कभी आपका सिस्टोलिक पंपिंग सुधरता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक्सरसाइज टॉलरेंस आपका बढ़ जाता है, आप एंजाइना और सांस की तकलीफ़ से मुक्त हो जाते हो, और आप कम दवाई से आप अपनी लाइफ को एकदम एंजॉय कर सकते हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ EECP। थैंक यू वेरी मच।